जरा नई दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में मची उस खलबली के बारे में सोचिए। मतलब दशकों से भारतीय राजनयिक एक ही तरह के अनुभवी और उम्रदराज नेपाली राजनेताओं के साथ बंद कमरों में बातचीत करते आए हैं। हाँ, वो पुराने परिचित चेहरे। बिल्कुल। उन्हें अच्छे से पता होता है कि कौन सा नेता किस विचारधारा का है और बंद दरवाजों के पीछे सौदे कैसे होते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अचानक वो दरवाजा खुलता है और अंदर एक 35 साल का युवा आता है। एकदम अलग सोच के साथ। हाँ, एक ऐसा युवा जिसका किसी भी पारंपरिक राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना ही नहीं है, जो अक्सर सूट बूट के बजाय जीन्स और टी शर्ट में नजर आता है। सही कहा। और जो भू राजनीति मतलब जियोपॉलिटिक्स के उन सभी अलिखित नियमों को फाड़कर फेंकने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिन पर अब तक भारत नेपाल के रिश्ते टिके थे। देखें, यही बात है जो इस बदलाव को इतना ऐतिहासिक बनाती है। ये महज सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये एक पूरा सिस्टेमिक शॉक है। हम बात कर रहे हैं नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की, जिन्हें बालेन शाह भी कहा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने नेपाल के साथ अपने संबंधों को संभालने के लिए जो पूरी जो रणनीति बनाई थी ना। हाँ, जो पुरानी प्लेबुक थी उनकी। बिल्कुल वही प्लेबुक। चाहे वो ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का हवाला देना हो, या फिर वो जो जेंटलमैन अग्रीमेंट्स होते हैं, या नेपाल के पुराने राजनीतिक घरानों पर निर्भरता हो, वो सब कुछ अचानक से आउटडेटेड हो गया, अप्रासंगिक हो गया। और आज की इस चर्चा में हमारा जो मिशन है वो ये ठीक इसी रीसेट मोमेंट को डिकोड करना है। हमारे सामने रिसर्च और आर्टिकल्स का एक बहुत बड़ा स्टैक है, और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक जेन जेड लीडर ने दशकों पुरानी कूटनीति को बिल्कुल सिर के बल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब सत्ता को नियंत्रित करने वाले वो पुराने तरीके काम करना बंद कर दें, तो भारत के लिए इसके असल मायने क्या होते हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है ना। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक नई पीढ़ी राजनीति को हमेशा के लिए बदल रही है। एकदम सही बात है। और इस बदलाव की जड़ तक जाने के लिए ना, हमें काठमांडू की सड़कों पर आए उस बदलाव को समझना होगा जिसने बालेन शाह को जन्म दिया। वो जमीनी हकीकत। हाँ, अगर आप नेपाल के राजनीतिक इतिहास को देखें तो वहां हमेशा से एक खास वर्ग का दबदबा रहा है, जिसे अक्सर पारंपरिक ब्राह्मण क्षेत्रीय पहाड़ी एलीट कहा जाता है। ओल्ड गार्ड जिसे कहते हैं। जी, ओल्ड गार्ड। वहां के नेता या तो नेपाली कांग्रेस की दशकों लंबी राजनीति से आते थे, या फिर कम्युनिस्ट और माओवादी आंदोलनों की जमीन से। लेकिन बालेन शाह का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है। वो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है, वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात, वो एक रैपर रह चुके हैं। अरे, एक रैपर और इंजीनियर जो देश का प्रधानमंत्री बन गया, मतलब ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हाँ, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बहुत पुरानी 100 साल से चल रही स्थापित कंपनी के एकदम शांत और गंभीर बोर्डरूम में अचानक कोई 35 साल का टेक स्टार्टअप फाउंडर आकर बैठ जाए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। और वो आते ही पुरानी फाइलों को किनारे कर दे और कहे कि देखिए, अब हम काम इस नए तरीके से करेंगे। बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी, क्या बिना किसी मजबूत पार्टी मशीनरी के और बिना उस पारंपरिक राजनीतिक अनुभव के सत्ता के इतने ऊंचे पद पर आना उन्हें कमजोर नहीं बनाता? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। मतलब अगर आपके पास वो पुराना पॉलिटिकल नेटवर्क ही नहीं है, तो क्या आप हर वक्त एक बड़े संकट के मुहाने पर नहीं खड़े हैं? देखिए, अगर हम सिर्फ घरेलू राजनीति के नजरिए से देखें तो हाँ, ये एक बहुत जोखिम भरा कदम लग सकता है। लेकिन भू राजनीति और कूटनीति के मामले में ये जो उनका वैचारिक अलगाव है ना, ये उनके लिए एक बहुत बड़े सुरक्षा कवच का काम कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि वे पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा कभी रहे ही नहीं है, इसलिए वे अतीत के उन सज्जन समझौतों या जेंटलमैन एग्रीमेंट्स को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो उनके पूर्ववर्तियों ने नई दिल्ली या बीजिंग के साथ किए थे। अच्छा, तो वो पुराने वादों से बंधे नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। वे किसी भी पुरानी संधि को उठाकर सीधे पूछ सकते हैं कि हम आज भी इस पर क्यों चल रहे हैं। उनकी यही अप्रत्याशितता उनकी सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत बन गई है। और वो इस ताकत का इस्तेमाल एक बहुत ही विशिष्ट ब्रांड बनाने में कर रहे हैं। जी। और वो ब्रांड है अत्यधिक मुखर राष्ट्रवाद। जब वे काठमांडू के मेयर बने थे, तब उन्होंने जो किया वो किसी से छिपा नहीं है। हाँ, वो नक्शे वाला वाकया। बिल्कुल। उन्होंने अपने कार्यालय में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया था। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, उनके लिए मैं बता दूं कि इस नक्शे में भारत के कुछ मौजूदा हिस्से भी शामिल हैं। सही कहा।
और ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये बाहरी वर्चस्व के खिलाफ एक सीधा और बहुत ही लाउड संदेश था। असल में ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पारंपरिक रूप से नेपाली नेता अक्सर एक संतुलन बनाकर चलते थे। वे घरेलू राजनीति में थोड़ा राष्ट्रवादी बयान देते थे, लेकिन नई दिल्ली के साथ जब बंद कमरों की बैठकें होती थी तो वे बहुत ही नरम और सहयोगात्मक कूटनीति अपनाते थे। बालेन शाह ने उस पर्दे वो पूरी तरह हटा दिया है। मतलब कोई दोहरा रवैया नहीं? बिल्कुल नहीं। वे सड़कों पर मौजूद उस उग्र राष्ट्रवादी भावना को सीधे अपनी आधिकारिक नीति का हिस्सा बना रहे हैं। वे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अब सिर्फ पुराने सांस्कृतिक संबंधों या क्षेत्रीय सम्मान के बल पर नेपाल से कूटनीतिक रियायतें नहीं ली जा सकेंगी। उनके लिए नेपाली संप्रभुता सबसे ऊपर है। अब देखिए, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है और जहाँ बहुत से लोग मात खा सकते हैं, वो ये है कि बालेन शाह ने खुद अपनी पढ़ाई भारत में की है। हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है। उनके पास एक भारतीय विश्वविद्यालय की डिग्री है। हाँ। भारत और नेपाल के बीच जो रोटी बेटी का रिश्ता है, जो गहरी सांस्कृतिक समानताएं हैं, उन्हें वे बहुत करीब से समझते हैं। तो क्या दिल्ली में बैठे नीति निर्माताओं को स्वाभाविक रूप से ये नहीं मान लेना चाहिए कि भारतीय कैंपसों में समय बिताने के कारण वे अंदर से भारत के प्रति एक नरम रुख ही रखेंगे? देखिए, कूटनीति में ऐसी धारणाएं पालना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। किसी देश में पढ़ाई करने या वहां की संस्कृति को जानने का मतलब ये कतई नहीं है कि उनकी विदेश नीति एकदम अनुमानित या प्रिडिक्टेबल होगी। अच्छा। चीन, अमेरिका और भारत को लेकर शाह की जो विदेश नीति है वो अभी भी अनौपचारिक है। वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के नेता हैं, किसी कॉलेज के पुराने एलुमनाई नहीं जो बस पुरानी यादों के सहारे फैसले ने। ये तो है। नई दिल्ली ये सोचकर आराम से नहीं बैठ सकती कि चूंकि उन्होंने भारत में पढ़ाई की है इसलिए वो वही करेंगे जो भारत के हक में होगा। खासकर तब जब दोनों देशों के बीच के इस कूटनीतिक पन्ने पर कुछ बहुत ही गहरे और ताज़ा दाग मौजूद हैं। बिल्कुल, अतीत के घाव। हाँ, जब हम बालेन शाह के इस नए राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम उस भू राजनीतिक आघात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो पिछले एक दशक में नेपाल ने महसूस किया है। मैं विशेष रूप से 2015 की बात कर रही हूँ। हाँ, 2015 का संवैधानिक विवाद और उसके तुरंत बाद हुई सीमा नाकेबंदी। अगर हमें बालेन शाह और उनका समर्थन करने वाली इस जेन ज़ेड पीढ़ी को समझना है तो हमें ये समझना ही होगा कि 2015 की वो घटना नेपाली समाज के लिए गहरा मनोवैज्ञानिक आघात थी। चलिए इस घटना को थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं ताकि ये साफ हो सके कि आखिर जमीन पर हुआ क्या था। 2015 में नेपाल अपना नया संविधान लागू कर रहा था। उसी दौरान सीमावर्ती इलाकों में कुछ राजनीतिक विरोध प्रदर्शन हुए और अचानक भारत नेपाल सीमा पर एक अघोषित नाकेबंदी हो गई। ट्रकों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई थी। जरा सोचिए, एक देश जिसने कुछ ही महीने पहले एक विनाशकारी भूकंप का सामना किया था, वहां अचानक पेट्रोल, खाना पकाने की गैस और जीवन रक्षक दवाओं का भारी संकट पैदा हो गया। और उस संकट ने नेपाली युवाओं के मन में भारत के प्रति भरोसे को पूरी तरह से तोड़ दिया। चाहे नई दिल्ली ने आधिकारिक तौर पर उस नाकेबंदी का आदेश दिया हो या नहीं, लेकिन काठमांडू की सड़कों पर और आम नेपालियों के मन में धारणा यही बनी कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर नेपाल का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूर करने की कोशिश। बिल्कुल। और ये बात उस जेन ज़ेड वोटर के दिमाग में छप चुकी है जिसने आज बालेन शाह को सत्ता में बिठाया है। उनके लिए भारत से दूरी बनाना और आत्मनिर्भर होना सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा नहीं है, बल्कि सर्वाइवल का एक तरीका बन गया है। और यहीं पर भू राजनीति का वो पुराना नियम लागू होता है कि खाली जगह कभी खाली नहीं रहती। एकदम सही। अगर नेपाल भारत को खुद से दूर कर रहा है तो चीन उस खाली जगह को भरने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है, जिसे हम द चाइना फैक्टर कहते हैं। वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। हमारे स्रोतों में 2024 की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है जो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से जुड़ी है। जी हाँ, वो घटना कूटनीतिक संकेतों का एक मास्टर क्लास थी। पारंपरिक रूप से अगर आप देखें तो जब भी नेपाल में कोई नया प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा हमेशा नई दिल्ली की होती है। एक अलिखित नियम सा है ये। हाँ, एक परंपरा सी बन गई थी। लेकिन 2024 में क्योंकि भारत की तरफ से बातचीत शुरू करने में थोड़ी देरी हुई, तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली ने अपनी पहली यात्रा के लिए नई दिल्ली के बजाय बीजिंग को चुना। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। ये भारत के लिए एक बहुत स्पष्ट कूटनीतिक संदेश था कि देखिए, नेपाल के पास अब अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। तो इसका असल मतलब क्या है?
क्या भारत इस स्थिति को लेकर सिर्फ अत्यधिक आशंकित हो रहा है या फिर सच में कोई ऐसी दौड़ चल रही है जिसमें नई दिल्ली को हर सुबह उठकर ये सोचना पड़ता है कि वह काठमांडू में चीन से एक कदम आगे कैसे रहे? मैं कहूंगा कि ये कोई पैरानोया या निराधार आशंका नहीं है। ये कठोर यथार्थवादी कूटनीति है। चीन नेपाल में लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हों, बड़े लोन्स हों या फिर राजनीतिक प्रभाव। ऐसे में भारत की तरफ से होने वाली एक छोटी सी कूटनीतिक देरी भी चीन को नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने का सीधा मौका देती है। तो मतलब भारत को बहुत सतर्क रहना होगा। बिल्कुल। इसलिए आज भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक मजबूरी है कि वो किसी भी तरह बालन शाह की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा जल्द से जल्द भारत में सुनिश्चित करे। अगर उनका पहला कदम बीजिंग की तरफ उठता है तो ये एक ऐसा भूराजनैतिक बदलाव होगा जिससे पलटने में भारत को दशकों लग सकते हैं। तो ये तो बात हो गई उन रणनीतिक चिंताओं और उस ड्रैगन के साए की। ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी कूटनीति की किताब जल रही है और दांव बहुत ऊंचे हैं। दांव तो यकीनन बहुत ऊंचे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत के पास विकल्प खत्म हो गए हैं, है ना? भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट नीति है उसके तरकश में अभी भी कई ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो इस रिश्ते को एक नई दिशा दे सकते हैं, विशेष रूप से जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। हाँ, अर्थशास्त्र यहाँ बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आज वैश्विक हालात कुछ ऐसे हैं जो भारत को एक स्थिर बड़े भाई की भूमिका निभाने का अवसर देते हैं। बिल्कुल। और पश्चिम एशिया में चल रहा मौजूदा संकट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नेपाल अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए ईंधन और उर्वरक के आयात पर पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि नेपाल के लगभग 35 लाख नागरिक विदेशों में काम करते हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ी संख्या उसी पश्चिम एशिया में है। हाँ, और वो जो पैसा वापस भेजते हैं, रेमिटेंस, जी, वो नेपाल की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर पश्चिम एशिया का संकट और गहराता है तो नेपाल की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा और विनाशकारी असर पड़ेगा। इस अस्थिरता के दौर में भारत नेपाल के लिए एक बहुत ही स्थिर और भरोसेमंद आर्थिक भागीदार बन सकता है। और आर्थिक संकट से परे बुनियादी ढांचे और ऊर्जा के क्षेत्र में भी बड़े अवसर मौजूद हैं। नेपाल के पास अपनी हिमालयी नदियों के रूप में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक संपदा है, जल विद्युत या हाइड्रो पावर। बिल्कुल। वे इसे भारी मात्रा में बिजली पैदा कर सकते हैं और भारत उस बिजली का सबसे बड़ा और स्वाभाविक बाजार है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेच भी है। ये कोई सीधा व्यापार नहीं है, इसमें तीसरे देश के निवेश का एक बड़ा विवाद जुड़ा हुआ है। हाँ, इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। भारत ने ये नियम बनाया है कि वो नेपाल के उन जल विद्युत संयंत्रों से बिजली नहीं खरीदेगा जिन्हें किसी तीसरे देश के निवेश या मदद से बनाया गया है। और कूटनीतिक भाषा में इस तीसरे देश का सीधा सा मतलब चीन है। एकदम सही पकड़े आप। भारत की चिंता सुरक्षा को लेकर है। वो नहीं चाहता कि चीनी कंपनियां भारत की सीमाओं के ठीक पास महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करें और फिर भारतीय ऊर्जा बाजारों से भारी मुनाफा भी कमाएं। जो कि भारत के नजरिए से काफी जायज लगता है। हाँ, लेकिन काठमांडू इस प्रतिबंध को एक अलग नजरिए से देखता है। उनका मानना है कि भारत अपनी इस नीति के जरिए नेपाल को वैश्विक निवेश आकर्षित करने से रोक रहा है, एक तरह से उसकी अर्थव्यवस्था का गला घोट रहा है। इन प्रतिबंधों में ढील देना नेपाल की प्रमुख मांगों में से एक है। और ये बात सिर्फ पानी और बिजली तक सीमित नहीं है, ये तनाव सचमुच हवाओं में भी है। एविएशन की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल, एविएशन या उड्डयन विवाद। नेपाल ने हाल ही में पोखरा और भैरवा में नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए हैं, बहुत सारा पैसा लगाया है, लेकिन एक हवाई अड्डा तब तक बेकार है जब तक वहां हवाई जहाज उतर न सके, और यहीं पर भूगोल अपना खेल खेलता है। सही कहा। भौगोलिक स्थिति के कारण इन नए हवाई अड्डों पर उतरने वाले बड़े विमानों को सुरक्षित रूप से नीचे आने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करना पड़ता है। नेपाल को इसके लिए भारत से ओवरफ्लाइट राइट्स या हवाई मार्ग के अधिकारों की आवश्यकता है, लेकिन भारत इन अधिकारों को देने में जानबूझकर देरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन हवाई अड्डों का निर्माण चीनी ऋण और चीनी कंपनियों की मदद से हुआ है। अच्छा, तो नई दिल्ली इस हवाई क्षेत्र का उपयोग एक रणनीतिक चोक पॉइंट के रूप में कर रहा है। जी बिल्कुल, एक दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर। और यहीं पर ना मुझे इस पूरी रणनीति के लंबे समय तक काम करने पर थोड़ा संदेह होता है। मतलब हम जल विद्युत प्रतिबंधों और हवाई मार्गों को सौदेबाजी के मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बार्गेनिंग चिप्स। हाँ, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य एक अति राष्ट्रवादी, स्वतंत्र सोच वाले और गहरे संदेह से भरे
35 वर्षीय युवा प्रधानमंत्री का विश्वास जीतना है, तो क्या ये तरीका सही है? क्या भारत को अपनी इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल बिना किसी शर्त के खुले दिल से नहीं करना चाहिए? ये बहुत ही बारीक सवाल है। मेरा मतलब है, अगर हम कड़ा रुख अपनाते हैं और कहते हैं कि जब तक तुम चीन को दूर नहीं रखते हम तुम्हें उड़ान भरने का रास्ता नहीं देंगे, तो क्या हम अनजाने में बालिन शाह के उसी नैरेटिव को सही साबित नहीं कर रहे हैं कि भारत हमेशा धौंस जमाता है? देखिए, ये एक बहुत जायज सवाल है और यही आज भारतीय नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी दुविधा है। अगर भारत इन बुनियादी ढांचे और आर्थिक मुद्दों को महज सौदेबाजी का मोहरा समझता है, तो वो उसी वर्चस्व की भावना को हवा देगा जिसका बालिन शाह मुखर विरोध कर रहे हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? ऐसे में सबसे स्मार्ट तरीका है असम्मित कूटनीति, यानी एसिमेट्रिक डिप्लोमेसी। इसका मतलब यह है कि भारत को पारगमन और उड़ान मार्गों जैसी चीजों पर उदारता दिखाते हुए रियायतें देनी चाहिए, ताकि नेपाली जनता का विश्वास जीता जा सके। आप ZEN-Z के नए हवाई अड्डों का दम घोटकर उनका भरोसा कभी नहीं जीत सकते। हाँ, ये बात तो है। लेकिन हाँ, इसके साथ ही भारत को अपनी रणनीतिक सुरक्षा के जो मूल मुद्दे हैं, उन पर बिना कोई शोर मचाए मजबूती से टिके रहना चाहिए। और जब हम पुरानी चीजों और पुराने ढांचों की बात कर ही रहे हैं, तो हमें 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि का भी जिक्र करना होगा। ओहो, वो तो एक बहुत पुराना और विवादास्पद मुद्दा है। बिल्कुल। काठमांडू दशकों से मांग कर रहा है कि इसे अपडेट किया जाए। नेपाल का मानना है कि ये संधि एक पुराने औपनिवेशिक दौर की मानसिकता को दर्शाती है, जहां दोनों देश समान नहीं है। अगर बालिन शाह हर पुरानी किताब को फाड़कर फेंक रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये संधि भी उनके निशाने पर होगी। वो पहले से ही उनके निशाने पर है। देखिए, ये संधि दोनों देशों के नागरिकों को एक दूसरे के देश में राष्ट्रीय स्तर का व्यवहार सुनिश्चित करती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो जो खुली सीमा और काम करने की आजादी है। जी, लेकिन इसके सुरक्षा से जुड़े कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से भारत की रणनीतिक चिंताओं को प्राथमिकता देते हैं। एक युवा और संप्रभुता को सबसे ऊपर रखने वाला नेतृत्व इसे एक पुरानी और अनुचित लगाम के रूप में देखता है। तो इन सभी जटिलताओं को देखते हुए, चाहे वो जल विद्युत का मुद्दा हो, ग्रेटर नेपाल का नक्शा हो, इस युवा नेता का अप्रत्याशित उदय हो, या फिर चीन की लगातार बढ़ती छाया हो, नई दिल्ली के लिए आगे का रास्ता क्या है? हमारे स्रोतों के अनुसार मोदी सरकार को व्यवहारिक रूप से अब क्या कदम उठाने चाहिए? नीतिगत सुझावों में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है हल्के कदम रखना, यानी ट्रेड लाइटली। मतलब आक्रामक नहीं होना है? बिल्कुल नहीं। नई दिल्ली में अक्सर यह प्रवृत्ति हो सकती है कि वो अपनी क्षेत्रीय शक्ति का प्रदर्शन करे या नए प्रशासन को उसकी सीमा याद दिलाए। लेकिन इस समय ऐसा कोई भी आक्रामक रवैया एक बड़ी रणनीतिक भूल साबित होगा। भारत को एक सहयोगी और धैर्यवान रुख अपनाना चाहिए, कम से कम तब तक जब तक कि नया शाह प्रशासन पूरी तरह से सत्ता में अपने पैर नहीं जमा लेता। यानी धैर्य रखना होगा, लेकिन ये धैर्य निष्क्रियता में नहीं बदलना चाहिए ना? जी, सक्रिय भागीदारी भी तो उतनी ही जरूरी है। निश्चित रूप से। इसलिए दूसरी कूटनीतिक सलाह यही है कि भारत को बिना समय गंवाए बालिन शाह को जल्द से जल्द आधिकारिक रूप से दिल्ली आने का निमंत्रण भेजना चाहिए। इंतजार मत कीजिए कि वे पहला कदम उठाएं। भारत को पहल करनी होगी। जी, लेकिन इन सबसे परे तीसरा सुझाव सबसे गहरा और सबसे अहम है। नई दिल्ली को केवल पुराने नेपाली राजनीतिक घरानों पर निर्भर रहने की अपनी आदत छोड़नी होगी। अरे वाह, ये एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प मोड़ है। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि कूटनीति अब सिर्फ बंद कमरों में चाय की चुस्कियों के साथ पुराने राजनेताओं से मिलने तक सीमित नहीं रह गई है। एकदम सही। अगर उन पुराने ड्राइंग रूम्स का देश की राजनीति पर अब कोई नियंत्रण ही नहीं है, तो कूटनीति का मतलब अब सड़कों पर मौजूद युवाओं की मानसिकता को समझना हो गया है। 100%। भारत को अब उस ZEN-Z आंदोलन की गहरी समाज शास्त्रीय समझ विकसित करनी होगी जिसने बालेन शाह को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया। उनकी सोच को समझना होगा। बिल्कुल। उन युवाओं की आर्थिक चिंताएं क्या हैं, वे सोशल मीडिया पर किस तरह की जानकारी का उपभोग करते हैं। भारत की पारंपरिक कूटनीतिक मशीनरी एक पुराने और धीमे राजनीतिक ढांचे के हिसाब से काम करती है, लेकिन बालेन शाह के साथ जुड़ने के लिए नई दिल्ली को इस युवा और अत्यधिक स्वतंत्र सोच वाली पीढ़ी की नई भाषा सीखनी ही होगी। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि बालिन शाह का उदय निश्चित रूप से भारत और नेपाल के संबंधों में एक विशाल रीसेट का क्षण है। इसमें कोई शक नहीं है।
हालांकि दोनों देशों के बीच खुली सीमाएं और पारिवारिक रिश्ते जैसे बुनियादी आधार आज भी मजबूती से मौजूद हैं, लेकिन नेपाल को हल्के में लेने के, जिसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेना कहते हैं, वो दिन अब आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुके हैं, हमेशा के लिए। भारत को अब अपनी कूटनीति को बदलकर एक ऐसा सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाना होगा जो नेपाल को वास्तव में एक पूर्ण संप्रभु और समान भागीदार के रूप में देखे। और ऐसा करने के लिए दशकों पुरानी कूटनीतिक आदतों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल, और यहीं पर हम आज के इस गहन विश्लेषण को खत्म करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, हमने अभी अभी देखा कि कैसे युवाओं की हताशा की एक लहर ने, जिसे सोशल मीडिया ने और हवा दी, बिना किसी पारंपरिक पार्टी मशीनरी के एक पूरे देश की भू राजनीति को बदलकर रख दिया। एक बहुत बड़ा बदलाव। तो क्या ये संभव है कि आने वाले समय में दक्षिण एशिया के अन्य देशों में भी इसी तरह के युवा और अतिराष्ट्रवादी आंदोलन उभरे? ऐसे आंदोलन जो कूटनीति की पुरानी मोटी किताबों और पारंपरिक दूतावासों को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दें। क्या हमारी मौजूदा विदेश नीतियां इस डिजिटल और युवा क्रांति के लिए सच में तैयार हैं? ये वैश्विक राजनीति के अगले दशक के लिए एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाला प्रश्न है। सही कहा। और जैसे जैसे इन सवालों के जवाब भविष्य में सामने आएंगे, हम दुनिया को आकार देने वाली इन ताकतों को समझने की कोशिश करते रहेंगे। नई जानकारियों के साथ ये अन्वेषण आगे भी जारी रहेगा।